स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका है जब पूरे देश को पता चलेगा कि आखिरकार 18th लोकसभा में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या यहां पर बीजेपी लेड जो एनडीए की अलायंस है वो जीतेगी, या फिर जो इंडिया गठबंधन किया गया है जिसमें आपको पता है कांग्रेस मेजर पार्टी है, उनकी जीत होगी। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न यहां पर लोगों के मन में यह भी है कि क्या यहां पर पीएम मोदी नेहरू का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए पीएम मोदी को 2029 वाला भी चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि वो डेफिनेटली पीएम नेहरू का जो रिकॉर्ड है उसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि नेहरू जी ने कितने चुनाव जीते, कितने साल तक वो प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी गांधी जी का क्या इसमें पिक्चर था। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी अगर ये चुनाव जीती है, क्योंकि एग्जिट पोल के आधार पर आपने देखा ही होगा कि काफी बड़ी बढ़त बताई जा रही है, तो वो कौन से ऐसे राज्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय बीजेपी के लिए, इस पूरे चुनाव को जीतने के लिए। साथ ही साथ पिछले 10 साल में कौन सी वो 3 बड़ी बातें रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से जो भी लोग जीएस फाउंडेशन बैच को लेना चाहते हैं 2025 के लिए, हमारा ये वाला जो बैच है अभी स्टार्ट हुआ है, इसको आप अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ऑप्शनल के बैचेस लेना है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी आपको लेना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, उन सभी के लिंक दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं इस समय तो लगभग 8 बज रहे हैं सुबह। तो क्या है ना कि यहां पर जो वोटों की गिनती है वो एक्चुअली 8 बजे ही स्टार्ट हो जाती है, और सबसे पहले यहां पर जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुलते हैं, उनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, और लगभग 8:30 बजे के बाद जो है यहां पर ईवीएम की जो गिनती है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो रुझान है आपको लगभग 9 बजे के बाद ही पता चलेगा, और डेफिनेटली उसका असर स्टॉक मार्केट और बाकी चीजों पर देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक सवाल है इस चुनाव का, तो आपने देखा ही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबली यहां पर जीत डिक्लेयर करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि मतलब जितना चाहिए बहुमत चाहिए, आपको पता है 272 का मार्क, उससे कहीं ज्यादा सीट, इनफैक्ट कुछ एग्जिट पोल में तो 400 से भी ज्यादा सीट यहां पर बताया गया है। अब वो देखना होगा कि एग्जैक्टली आज कितना हो पाता है। लेकिन अगर यहां पर ये बात प्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के जो आइकॉन हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका जो रिकॉर्ड है वो बीट कर पाएंगे, मतलब कि उसको इक्वल कर पाएंगे। और ये इस मामले में कि वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, अगर आप मतलब कि जो इलेक्शन हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो लगातार 3 बार यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1947 से 1964 के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहला जो चुनाव हुआ था हमारे देश में वो 1951-52 में हुआ था, तो जिसकी वजह से पहला उन्होंने जीत इस समय हासिल किया, फिर दूसरा जीत 1957 में, और जो तीसरी जीत है उन्होंने हासिल की 1962 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता होगा 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर वो तीसरा वाला जो टर्म है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स में देखोगे एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो आप देख सकते हो पहले चुनाव के पहले ही उनको यहां पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, हम सबको पता है। तो 1947 से लेकर 1962 लगभग आप कह सकते हैं 17 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। सॉरी, 1947 से 1964 तक, ठीक है। तो लगभग 17 साल यहां पर प्राइम मिनिस्टर रहे। तो वहीं अगर आप बात करो पीएम मोदी का, तो पीएम मोदी ऑलरेडी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और पूरा टर्म कंप्लीट करते हैं तो 15 साल होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर उनको नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो 2029 का अगर वो चुनाव जीतेंगे आगे चलकर, तभी वो रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। जहां तक इंदिरा गांधी जी का सवाल है, आपको पता ही है कि उनका जो पहला टेन्योर था काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा था। 1966 से लेकर 77 के बीच में पहले वो प्राइम मिनिस्टर रही, और 1975 में आप सबको पता होगा जो डार्क डेज ऑफ
इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है, इमरजेंसी लगा दिया गया था। और फाइनली उसके बाद 1977 में उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा। देखिए 1977 में जब उन्होंने कहा कि इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, किसी ने नहीं सोचा था कि वो हार जाएंगी। ऑल्दो इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन स्टिल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे डोमिनेट कर रही थी, और बाकी का जो अलायंस है, बाकी की जो पार्टीज ने मिलकर पूरा अलायंस बनाया था, तो कोई सोच नहीं सकता था कि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार सकती हैं। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस है वो चुनाव हारी, और आपको पता है फिर चरण सिंह और बाकी के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर आगे चलकर अगर हम राजीव गांधी जी की बात करें, देखो बहुत ह्यूज मेजॉरिटी से उनकी सरकार आई थी 1984 में। आप सबको पता है 400 से भी ज्यादा सीट्स यहां पर राजीव गांधी जी के समय मिला था, और वो एक तरह से इंदिरा गांधी जी का सिंपैथी वोट भी उसको बताया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, 5 साल के बाद राजीव गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी फिर से गिर जाती है, और अगेन 200 सीट के आसपास सिमट जाती है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहां पर सबसे लंबे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह का भी अगर आप देखोगे तो वो 10 साल का कार्यकाल था। तो इस समय पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह जी का जो रिकॉर्ड है उसको इक्वल कर लिया है। अगर आज वाला ये चुनाव जीत जाते हैं, जो रिजल्ट सामने आएगा, तब वो नेहरू जी के बराबर आ जाएंगे। खैर, यहां पर अगर हम पीएम मोदी के पॉपुलैरिटी की बात करें, देखो यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है जैसे कि इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी थी 1977 में, फिर राजीव गांधी जी चुनाव हारे थे 1989 में, वैसा कुछ आपको इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है इस समय वो काफी आपको हाईएस्ट स्तर पर देखने को मिलेगा। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया से अगर आप कंपेयर करोगे, जहां जहां पर भी स्ट्रांग लीडर्स हैं वहां पर मोदी जी का नंबर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के डेट में बात यह नहीं कही जा रही है कि सरकार किसकी बनेगी, ज्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली। इनफैक्ट जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तब भी वैसा ही परसेप्शन था। बात यह कही जा रही है कि आखिरकार कितने सीट्स आएंगे, कितने मार्जिन से जीतेगी, ये यहां पर बात कही जा रही है। और वहीं अगर हम राहुल जी की बात करें, राहुल गांधी जी की, देखिए पहले कुछ पप्पू का लेकर एक टैग दे दिया गया था, वैसा कुछ आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा पूरा किया तो उसकी वजह से उनका इमेज काफी अच्छा हुआ है, लेकिन स्टिल यहां पर मोदी जी को जो टक्कर देना था उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस समय सीन है। जहां तक बात है कि बीजेपी आज कैसे जीत सकती है और कौन से राज्य इंपॉर्टेंट हो गए, मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको पता ही है कि यहां पर जो अलग अलग एग्जिट पोल्स आए हैं, लेकिन कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला उड़ीसा, यहां पर 400 के पार जब बीजेपी जा रही है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। उड़ीसा में आप देख सकते हो जो नवीन पटनायक की पार्टी है उनको हो सकता है 0 सीट मिल जाए, और वहीं जो बीजेपी है उनको 20-21 सीट भी मिल सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य होगा, आज देखना होगा उड़ीसा में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फिर दूसरा यहां पर वेस्ट बंगाल भी बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो ममता बनर्जी हैं उनकी पार्टी को काफी झटका लगा है, लगभग 11 के आसपास सीट बताई जा रही है, 11-12, और वहीं बीजेपी जो है 30 सीट्स के आसपास तक पहुंच सकती है। तो अगर यहां पर बढ़त हासिल होती है बीजेपी को, तभी कहीं ना कहीं वो जो 400 का मैजिक नंबर है वो अचीव कर पाएगी। फिर इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपको पता ही होगा कि कर्नाटका को अगर आप छोड़ दो तो कहीं पर भी बीजेपी का उतना प्रेजेंस देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार क्या है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ यहां पर गठबंधन है, अलायंस है। तो टीडीपी के अलायंस की वजह से 19 सीट वहां से आ रही हैं। कर्नाटका में 1-2-4 सीट का लॉस हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है। केरला में यहां पर 2 सीट आ सकती हैं, तमिलनाडु में 3 सीट आ सकती हैं, तेलंगाना में काफी अच्छा खासा आपको बढ़त देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से साउथ इंडिया से भी 30 और सीट आने का अनुमान है। तो ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बीजेपी 400 के काफी करीब जा सकती है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड की अगर हम बात करें, चाहे यूपी है, बिहार है, या फिर राजस्थान भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो जहां 2019 में सीट जीती थी बीजेपी, वहां पर वापस से वो रिपीट करने के अनुसार बताए जा रहे हैं। खैर, अब यहां पर क्वेश्चन है कि इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें लोगों ने किस चीज पर वोट दिया। देखो यहां पर कई सारी चीजें हैं। एक तो जो सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली जो वेलफेयर मेजर्स लाए गए हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि स्कीम्स के माध्यम से लोगों को जो अनाज दिया गया है, राशन दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ राम टेम्पल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, ऑल्दो वो डायरेक्ट तरीके से नहीं बोला जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो भावना थी। तो वो कुछ मुद्दे थे। ऑल्दो अगर हम बात करें, यहां पर ऑपोजिशन ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, प्राइस राइज ज्यादा है। इनफैक्ट मैं देख रहा था सर्वेज वगैरह में कई सारी चीजें सामने आई हैं, लोगों ने इस चीज को माना है कि हाँ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज को मानते हैं
कि इसको सॉल्व करने के लिए भी बीजेपी ही उनके लिए सही रहेगी। तो शायद ये भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्लोबल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी खतरे में है इसका भी नारा दिया था कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। तो वो सारी चीजों को लेकर इस बार आपको चुनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बार मोदी सरकार के लिए कौन सी चीजें वर्क की हैं। देखो, अगर आप पिछले 10 साल की बात करें तो उसमें 3 बड़ी चीजें सामने निकल कर आई हैं। एक तो जो सबसे पहला है वो है आपका स्वच्छ भारत इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा लिया गया। देखो, स्वच्छ भारत में सबसे इंपॉर्टेंट गरीबों को क्या मिला है वो है आपका टॉयलेट। यहां पर 2014 में ये मिशन स्टार्ट किया गया था और आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि सरकारी डेटा के हिसाब से 6.2 मिलियन टॉयलेट, विच इज ह्यूज नंबर। भारत जैसे देश के अंदर शायद सोचा नहीं होगा किसी ने, ठीक है। तो यहां पर 6.2 मिलियन टॉयलेट्स, इसके अलावा 6 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स ये बिल्ड किए गए हैं। इसी के आधार पर लगभग 4300 से ज्यादा शहरों में ओपन डेफिकेशन फ्री उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। एक पहला कारण ये हो गया। दूसरा जो पॉपुलैरिटी आती है वो है जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी के तहत यहां पर लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया गया, गरीब लोगों का। इसके अलावा उनका जो फोन नंबर है, मोबाइल है, उससे जोड़ा गया और साथ ही साथ आधार कार्ड से यहां पर उसको जोड़ दिया गया। इससे फायदा क्या हुआ कि जो भी सरकार अगर डायरेक्ट बेनिफिशियरी देना चाह रही थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाह रही थी, वो यहां पर लोगों को कर सकती थी। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, आप देख सकते हो लगभग 480 मिलियन बैंक अकाउंट्स लोगों के खुले हैं और ये एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है जो लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा है। फिर इसके अलावा तीसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है वो है आपका नल से जल स्कीम। ये तीसरा पॉलिसी इंटरवेंशन अगर आप देखिए, जिसमें लोगों के घर तक, एक तो सरकार ने कई लोगों को, बहुत सारे इनफैक्ट लाखों करोड़ों लोगों को घर जो है वो भी दिलाया है और सिर्फ घर नहीं, वहां पर जो नल है, जो पानी की सुविधाएं वो भी दिलाई हैं। इसके लिए सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे और लगभग बताया जा रहा है कि 30 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड्स में ऑलरेडी जो टैप वाटर का कनेक्शन है वो दिया जा चुका है और बाकी के घरों में 2024 के एंड तक दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार के लिए चीजें काम की हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं। जब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पंडित नेहरू जी का क्या वो रिकॉर्ड इक्वल कर पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर रिसेंटली आपको याद होगा चुनाव के दौरान पीएम मोदी से कई सारे इंटरव्यूज किए गए थे, जिसमें ये वाला भी सवाल पूछा गया था उनको कि नेहरू जी का क्या आप रिकॉर्ड इक्वल कर पाएंगे। तो देखिए उनका क्या कहना था। उनका ये कहना था कि हमें ये चीज कंपेयर नहीं करना चाहिए कि क्या मैं वो रिकॉर्ड ब्रेक कर पाऊंगा, इक्वल कर पाऊंगा। हमें ये देखना चाहिए कि हमने कितना काम किया 2014 के बाद से। उनका ये कहना था कि वैसे अगर आप देखो तो मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार भी चुनाव जीत जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये जरूरी है कि लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है कि नहीं। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि गुजरात में जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस समय भी ये लोग आकलन लगाते थे। देखिए, ये आकलन लगाना कि रिकॉर्ड कितना ब्रेक होगा नहीं होगा, ये एनालिस्ट का काम है। लेकिन यू शुड नॉट कंपेयर हाउ मेनी टर्म्स बट यू शुड डू इट ऑन हाउ मच इंडिया हैज प्रोग्रेस इन मोदीज टर्म। आपको ये देखना चाहिए कि मोदी के टर्म में भारत कितना प्रोग्रेस किया है। तो ये जवाब था पीएम मोदी का इस चीज को लेकर। लेट्स सी दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में। एंड आई एम श्योर कि जब तक ये आप वीडियो देख रहे होगे काफ़ी कुछ अभी तक आ गया होगा टीवी में, जो रुझान वगैरह हैं वो सामने आ गए होंगे। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया इज करेक्ट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।